हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल सेकंड तलपट एवं कंप्यूटर्स का अध्याय 13, जिसका नाम है कंप्यूटर्स तथा कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। आज हम करेंगे इसका भाग 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। इस क्लास के अंदर आज हम क्या कवर करेंगे कि मैनुअली हम जो अकाउंटिंग करते हैं, मैनुअली डेटा को जो रखते हैं, वो कैसे डिफरेंट है कंप्यूटर वाले से, और कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और कौन किस में क्या क्या हानियां हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखिए हस्तलिखित। हस्तलिखित मतलब जो आप मैनुअली डाल रहे हैं, उसके अंदर यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, उससे इनका हम कंपैरिजन करके चलेंगे। ठीक है, तो हस्तलिखित लेखांकन तथा कंप्यूटर लेखांकन में हम तुलना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अभिलेखन। अभिलेखन क्या होता है? रिकॉर्ड करना, मतलब डालना। ठीक है, डेटा को जैसे रखते हैं ना, हस्तलिखित में हम लिखते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो प्रारंभिक पुस्तकों के माध्यम से कैसे होता है इनका अभिलेखन? पहले होता था पुस्तकों के अंदर, और अब क्या होता है? अब होता है कंप्यूटर वाले के अंदर, डेटाबेस के अंदर हम डेटा को रखते हैं। ठीक है, ये। अब सेकंड पॉइंट है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में जो पहले होता था वर्गीकरण, उसमें क्या है, लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखित करने के बाद, मतलब पहले उन्हें एक पुस्तक में रखा जाता था कि कितना क्रय हुआ है, कितना विक्रय हुआ है, कितना क्रेडिट डेबिट, तो उसको पहले एक पुस्तक में रखा जाता था। उसके बाद बहियों में वर्गीकृत करा जाता था। ठीक है, यानी पहले स्टोर किया एक जगह और फिर उसको अलग अलग बहियों के अंदर क्या करा, वर्गीकृत कर दिया। डाटा की प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं। क्या नुकसान हुआ इससे? आपने पहले एक जगह लिखा और फिर दोबारा उन्हें बहियों के अंदर लिखा, तो यानी क्या हुआ, डेटा डबल हो गया, उनकी प्रतिलिपि तैयार हो गई। ठीक है, जबकि अगर मैं कंप्यूटर से करूंगी इसको, तो क्या होगा, डाटा की प्रतिलिपि इसके अंदर तैयार नहीं होती, क्योंकि डाटा जो है, डाटा का मतलब वो जो टेक्स्ट जो आप लिख रहे थे बुक के अंदर, पुस्तक के अंदर, वो सारा का सारा एक जगह होता है। उस पे हम क्वेरी करते हैं। एसक्यूएल एक क्वेरी होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आप एक क्वेरी करते हो, उस क्वेरी के कारण वो क्या करता है, उसका रिजल्ट दे देता है। तो जो उसने रिजल्ट दिया ना, वो वैसे सेव नहीं होता। आपको एक्चुअल डाटा जो है वो सेव है, लेकिन रिजल्ट जो आया वो अलग आया, वो सिर्फ व्यूज होते हैं देखने के लिए। तो डेटा क्या हुआ, दो जगह नहीं हुआ ना डुप्लीकेट। यहाँ डेटा क्या होता है, उसकी प्रतिलिपि होती है, बल्कि यहाँ पे प्रतिलिपि नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, बहियां तैयार करने के लिए लेन देनों का डाटा को प्रकीर्णन कर वर्गीकृत करके प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक बार हमने डेटा डाल दिया, अगर मुझे बही खाता तैयार करना है, ठीक है, ये बहियां तैयार करनी है, तो मैं क्या करूंगी, उसी डेटा पे प्रोसेसिंग करूंगी, उसी डेटा पे क्वेरी करूंगी कि मुझे यहाँ से इतने टाइम तक का ये डेटा निकाल दो, इतने टाइम में, मतलब जैसे मुझे डेटा निकालने के बाद कि इतने से इतने रुपए का अमाउंट मुझे वहां दिखा दे। तो इस तरीके से मैं भैया उसी डेटा पे प्रक्रिया करके निकाल रही हूँ। तो डेटा का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन यानी प्रतिलिपि नहीं हो रही है। ठीक है, पहला अभिलेखन था, दूसरा हमारा क्या है, वर्गीकरण। नेक्स्ट है हमारा संक्षिप्तीकरण। ठीक है, विभिन्न खातों के शेषों के निर्धारण द्वारा तलपट तैयार किया जाता है। मतलब कि हमें क्या करना होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट खाते, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट हैं, उनके पहले शेष निकाले जाते हैं और उसके आधार पे हम तलपट तैयार करते हैं। यानी हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, पहले हमने वही खाता, जो सारी की सारी जो थी हमारी अकाउंटिंग की क्रय विक्रय, उनको एक जगह हमने रिकॉर्ड करा यानी रखा, अभिलेखन किया। फिर उसके बाद उसकी बहियां बनाई। ठीक है, और बहियां करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तलपट भी खुद ही तैयार कर रहे हैं। पहले उसका शेष निकाल रहे हैं और शेष निकाल के तलपट तैयार करें। अब देखिए कंप्यूटर वाले में क्या हो रहा है, तलपट के लिए खातों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जस्ट एक आप क्वेरी लगाइए। क्वेरी मतलब आप एक जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो तलपट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। आपको बार बार डेटा को फीड करने की जरूरत नहीं है, डेटा डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, आपका टाइम बच रहा है, तो तलपट ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। समायोजन प्रविष्टियां। अब देखिए क्या होता है, समायोजन प्रविष्टि का मतलब है कि आप जब मैच करते हैं, कई बार होता है ना हमारे पास इतना अमाउंट है और इतना अमाउंट कैसे आ रहा है, तो जब आप मैच करते हैं ना, तो इसमें तो गलतियां हो सकती हैं।
बट वहां गलतियां नहीं होंगी। तो मिलान के सिद्धांत का पालन करते हुए समायोजन प्रविष्टियां की जाती हैं, और उसमें समायोजन प्रविष्टियों की कोई मतलब जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डेटा हमेशा एक्यूरेट ही होता है। भाई आपने जो डेटा डाला है, अगर वही गलत डाला है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने डाला है तो उसके हिसाब से अगर बहियां हैं, तलपट है, खतौनी है, वो उसके बेस पे बिल्कुल सही होंगी, जबकि मैनुअली में, तलपट में आपकी एरर आ सकती है। ठीक है ना। चल, अब लास्ट, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण में क्या है, तलपट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अब वित्तीय विवरण कैसे दोगे, सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, तलपट पे। अब तलपट ही मान लो एक बार के लिए गलत कर दिया आपने, तो क्या होगा, हमारा जो वित्तीय विवरण है वो भी गलत हो जाएगा। तलपट पे आधारित नहीं होता। वित्तीय विवरण हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सेम क्वेरी करके, जैसे हमने ये बनाया था ना तलपट भैया, सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं। हमें वित्तीय विवरण मतलब एक तरीके से रिपोर्ट चाहिए कि हमारा क्या स्टेटस चल रहा है, भाई आर्थिक क्या चल रहा है हमारा ना, तो उस चीज को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें तलपट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या थे, डिफरेंस, कि हमने जो हस्तलिखित लिखा और कंप्यूटरीकृत लिखा, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस थे, तो ज्यादा बेटर कौन सा है, कंप्यूटरीकृत ना। चलिए, अब देखिए लेखांकन सॉफ्टवेयर जो हैं आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर, कि लेखांकन सॉफ्टवेयर जो हैं उनकी सीमाएं हमने पढ़ी थी, वो क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है, ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लेखांकन सॉफ्टवेयर किस किस तरीके के उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बना बनाया। भाई कोई सॉफ्टवेयर कैसा होगा, या तो आप बना बनाया ले लो, या मॉडिफिकेशन करवा दो। यही तो होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार मॉडिफिकेशन करा दो, या फिर आपको पर्टिकुलर एक चीज के लिए अलग चाहिए, एक चीज के लिए अलग चाहिए, यही हो सकते हैं। तो सबसे पहले है बने बनाए सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरा है ग्राहकानुसार, मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसमें चेंजेस कराऊं, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और विशेष उपयोग हेतु, मान लो किसी की ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बहुत बड़ा है, उसको और भी काम करने हैं, बहुत तरीके का डेटा रखना है, तो वो उस तरीके से भी क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, यानी विकसित किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, 3 तरीके के इसके प्रकार है। चलिए, अब पढ़ते हैं बने बनाए सॉफ्टवेयर। बने बनाए सॉफ्टवेयर यानी मार्केट में जो पहले से अवेलेबल है, जो जनरल हर कोई सामान्य जो व्यक्ति है वो उसको यूज कर सकता है, यानी जिसमें थोड़े बहुत हमें काम करने हो। ठीक है, अकाउंटिंग के देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना। तो सामान्य कौन से हो गए, जो बहुत ही कम काम के लिए होते हैं, बहुत ही नॉर्मल चीजों के लिए। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती है, देखो भैया, खतौनी और पता नहीं क्या क्या, हमें हर चीज की जरूरत नहीं है। मान लो सिर्फ मुझे डेटा को कैलकुलेट करके रखना है कि इस बंदे की इतनी पेमेंट आई, इस पेमेंट पे मैंने इतना दिया। ठीक है, मुझे सिर्फ हिसाब किताब रखना है छोटा सा, तो वो सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, वो होंगे सामान्य उपयोग के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पेरोल। ठीक है, अभी जो पेरोल है, पेरोल के अंदर क्या हो गया कि पे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है केवल वो स्टोर करी है मैंने इसके अंदर। तो सामान्य चीजों के लिए, सामान्य उपयोग के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो बने बनाए मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, टैली है, एक्स है, बिजी तथा प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी आवश्यकता, यानी ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी आवश्यकता बतानी है, उस सॉफ्टवेयर में वो चेंज करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे कि हमें इस टाइप का डेटा रखना है, हमें ये चीज चाहिए, ये होने पे ऐसा होना चाहिए, वहां पे ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, यानी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए, है ना। विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर बनाए गए, उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ग्राहक का अनुसार सॉफ्टवेयर, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बनाए गए सॉफ्टवेयर। ठीक है, चल, नेक्स्ट है लास्ट हमारा, विशेष उपयोग हेतु बनाए गए सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है, उपयोगकर्ता और जो डेवलपर है, बनाने वाला, इन दोनों के बीच में पहले बात होती है, बातचीत। ठीक है,
क्या बातचीत होती है कि भाई मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरी संगठन ये है, मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। इस टाइप से उनकी जब बात पे आधारित उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक संगठन के लिए सॉफ्टवेयर दूसरे संगठन में भी यूज हो, क्योंकि उसकी आवश्यकता अलग है, वो किसी विशेष पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहता है, ठीक है। तो ये बनाया जाता है। तो मार्केट में तीन तरीके के हो गए, एक सिंपल हो गया, एक ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार हो गया, और एक हो गया विशेष संगठन के लिए। ग्राहक मतलब हम, हमारे लिए, जैसे हमें चाहिए, ठीक है ना। और ये हो गया विशेष उपयोग के लिए, जो है संगठन और उन दोनों के बीच में बातचीत करने के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है। तीन तरीके के लेखांकन सॉफ्टवेयर हो गए। लेखांकन सॉफ्टवेयर के चयन, अब आपने सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर के टाइप पता चल गए। अब आप मार्केट में जाएंगे सॉफ्टवेयर लेने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हम जब कोई भी चीज लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं, पैसा देखते हैं, चीज की वैल्यू देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं ना। तो सेम ऐसे ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो आप उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखेंगे, तो वो हम आज यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर आपको किसी भी समय कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चीज इसमें होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से बना होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मुझे इस टाइम ये वाली वो रिपोर्ट चाहिए, इस टाइम ये चाहिए, तो वो करने में सक्षम होना चाहिए इस चीज को, ठीक है ना। दूसरा है प्रतिष्ठापन एवं रखरखाव की लागत। देखिए हम क्या करते हैं भाई, मार्केट में लेने जाएंगे तो सबसे मेजर चीज है कॉस्ट। हम जाके देखते हैं कि भाई उसको खरीदने में कितनी कॉस्ट आई। दूसरी चीज रख रखाव की लागत, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मेंटेनेंस, ठीक है, कि उसको मेंटेन करने में कितना कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। संगठन के आकार के अनुसार, संगठन के आकार के अनुसार का क्या मतलब है कि अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो लेन देन क्या होगा, लेन देन बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी मेरे पास जो डेटा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे सारी चीजें नहीं बनानी, मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा रखना है कि कौन कब किसको कितने पैसे दिए, बस इतना सा रखना है। तो संगठन के अनुसार भी हम उसको चूज करेंगे सॉफ्टवेयर को। भाई क्यों हम इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लें कि हमें इतनी बड़ी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़े, ठीक है। तो संगठन का आकार भी उस पर डिपेंड करता है। अंगीकरण एवं प्रशिक्षण आवश्यकताएं। अंगीकरण और प्रशिक्षण का मतलब है कि ऐसा भी हम सॉफ्टवेयर ना ले लें कि हमें प्रशिक्षण में बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़े, भाई उसको समझने में ही हमें क्या करना पड़े, उसे समझने में ही काफी पैसा लगाना पड़े, तो वो चीज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रशिक्षण की आवश्यकताएं वो भी देख के चलेंगे, भैया अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्यों हम उस सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहे हैं लेखांकन, और खासकर लेखांकन के सॉफ्टवेयर के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको पहले अकाउंटेंसी सीखनी पड़ेगी, है ना। और थोड़ी बहुत भी अगर इधर उधर हो गया तो हमारा सारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। गुप्तता का अपेक्षित स्तर। देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि हमारा डेटा जो है हमें कम से कम मैन्युअली डालना पड़े, जिससे कि क्या हो कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी गुप्तता बनी रहे, मतलब कि हर किसी को वो डेटा ना दिखे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे जैसे पासवर्ड लगाने की फैसिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। होगी तो क्या होगा उससे कि इस यूजर को मैंने इतना पार्ट ही देखने को दे दिया कि तो बस एंट्री करके जाओ आप, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। लास्ट इसमें है डाटा मांगने और भेजने की सुविधा। डाटा मांगने और भेजने की सुविधा का मतलब तुरंत जैसे ही किसी ने डेटा मांगा हमें तुरंत ट्रांसफर करना है उसको, ठीक है, कि भाई हमारे पास इमीडिएट बेसिस पे मांगा। अच्छा आप जब मैनुअली बना रहे हो, मैनुअली जब कर रहे हो तो आप उस समय देखिए, जब आप मैनुअली करते हो तो आप क्या उसको बहुत टाइम में निकाल के दोगे, भैया आपसे किसी ने कह दिया खतौनी तैयार करके दो और आपकी है नहीं, ठीक है, या तलपट तैयार करके दो, तो क्या आप इंस्टेंट करके दे दोगे, नहीं। तो हमारा सॉफ्टवेयर वो करके देगा। तो अगर कोई इंसान डाटा मांग रहा है या रिपोर्ट मांग रहा है तो वो सुविधा होनी चाहिए कि वो क्या करे, उसे तुरंत दे दे, ठीक है। तो ये सारे कारक आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेने जा रहे हो तब, ठीक है। चलिए,
कंप्यूटरीकृत लेखांकन। कंप्यूटरीकृत लेखांकन का मतलब कि कंप्यूटर में हम अकाउंट को कैसे डाल रहे हैं, हम लेन देन को कैसे डाल रहे हैं। तो लेन देन की जो भी प्रक्रिया है कंप्यूटर के अंदर डालने की, ठीक है, उसमें सबसे पहला चरण होता है टीपीएस। टीपीएस का मतलब होता है, टी मतलब ट्रांजैक्शन, यहां लिख देती हूं मैं, टीपीएस। टी होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। पी मतलब है प्रोसेसिंग, और एस का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, इसको कहते हैं लेन देन प्रक्रियन पद्धति। लेन देन प्रक्रियन पद्धति, ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं, लेन देन प्रक्रियन पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहला चरण होता है, अब देखिए लेन देन प्रक्रियन का मतलब हो गया कि लेन देन से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है उसको किस तरीके से हम करेंगे, वही होता है कंप्यूटरीकृत लेखांकन। समझ में आया कि लेन देन से रिलेटेड जो भी हमारा प्रोसेस होगा कंप्यूटर के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, लेन देन प्रक्रियन पद्धति, या कह लीजिए उसे कंप्यूटरीकृत लेखांकन। अब इसके लिए देखिए इसमें 3-4 चीज हो गई, खुद नॉर्मल तरीके से सोचे क्या होगा, डेटा डला, डलने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आया। ठीक है, यही चरण होंगे। अब देखिए वही चरण इसके अंदर होते हैं। टीपीएस का उद्देश्य लेन देन का मतलब जो चरण है उसके वो यही है, प्रलेखन मतलब एंट्री कर दी हमने, डॉक्यूमेंटेशन रख लिया उसको। ठीक है, दूसरा है प्रक्रियन, यानी उस पे क्या हुई, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर का काम है इनपुट लेना, देन प्रोसेसिंग करना, देखो वही कर रहा है, वहां से उसका इनपुट गया, ये प्रोसेसिंग हुई, फिर प्रोसेसिंग के बाद उसकी वैधता भी करेगा, भाई जो डेटा है वो गलत है कैसा है। ठीक है, और फिर उन्हें क्या करेगा, उन्हें स्टोर कर लेगा। तो ये क्या है, ये है टीपीएस के चरण, जिसमें ये 5-6 चीजें हमें करनी होती हैं, हमें मतलब कंप्यूटर के अंदर ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन के अंदर टीपीएस ये पूछा जाता है, व्हाट इज टीपीएस, क्या होता है और इसके मुख्य चरण कौन से होते हैं। 1 या 2 नंबर का मुश्किल से आएगा। ठीक है, तो आपको ये इसका याद रखना है। ठीक है, बस इतना सा है टीपीएस का रोल। ठीक है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पढ़ना। अब ये है टीपीएस द्वारा जो चरण है उसके, इसको मैंने विस्तार से लिख दिया, जैसे उसी चीज को खोल के लिख दिया, मतलब ठीक है एकदम स्पष्ट उसमें। तो सूचनाओं का प्रवेश वही चीज आ गई। ठीक है, प्रलेखन, प्रलेखन क्या है, यही चीज है। सूचनाओं की वैधता जो प्रोसेसिंग के अंदर है, प्रक्रियन यानी प्रोसेस, तथा पुनः वैधता। देखिए क्या हुआ मैं आपको उसके स्टेप समझाती हूँ। यहां से मेरा इनपुट गया, ठीक है, अब इनपुट डाला कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर क्या है, वो चेक करेगा कि मेरा जो इनपुट है वो वैलिड है, वैध है या नहीं। तो उसने यहाँ पे आके उसकी वैधता क्या करी, चेक करी। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद फिर इसकी क्या हुई, प्रोसेसिंग, यानी आपका क्या हुआ, प्रक्रियन, प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, प्रक्रियन, प्रक्रियन। ठीक है, समझ में आया। पहली स्टेप आपके इनपुट, जिसमें सूचनाओं का प्रवेश आ गया, यहाँ पे डाल दीजिए प्रवेश, ये है आपका प्रक्रियन। पेन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रक्रियन हो गया। अब फिर से प्रक्रियन होने के बाद जो डेटा आया है वो चेक करेगा कि ये वैध है, तो यहाँ पे वैधता फिर से चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या करेगा, इसे स्टोर कर लेगा। क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा। अब स्टोर करके रखेगा और जब भी हमें जरूरत होगी तब क्या करेगा, हमें ये दिखा देगा। तो यही इसके चरण है, पहले लिया, वैधता चेक करी, देन उस पर प्रक्रियन किया यानी प्रोसेस किया, और पुनः वैध चेक करके यानी उसको चेक करा कि वो वैध है, और उसके बाद उसे स्टोर कर दिया। ठीक है, ये टीपीएस के चरण है। टीपीएस पूछा जाता है तो टीपीएस क्या होता है वो मैंने बताया, और ये इसके चरण होते हैं। चाहे तो इस तरीके से ये आप चित्र बनाकर भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अब हम देखते हैं कंप्यूटरीकृत लेखांकन की आवश्यकताएं। देखिए हस्तलिखित हमने पढ़ लिया,
अब कंप्यूटरीकृत लेखांकन की हमें आवश्यकताएं क्यों पड़ी? ये संख्यात्मक लेन देन, देखिए संख्यात्मक लेन देन का मतलब होता है कि मान लो आपका लेन देन इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा आपका मतलब अकाउंटिंग का वो डाटा है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर मैनुअली उसे करेंगे तो कितना सारा करेंगे, और किसी चार लोगों के हाथों से होके गुजरता है, मान लो दो जने हैं, एक जना कर रहा है किधर, तो क्या होगा वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ी जब बहुत ज्यादा डेटा होता है, जब बहुत ज्यादा अकाउंटिंग के काम होते हैं, वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है लोचशील रिपोर्टिंग। लोचशील रिपोर्टिंग का मतलब, मान लो किसी ने कहा कि मुझे इसका डेटा चाहिए, किसी ने ये बोला कि मुझे इतने समय में किसने पे नहीं किया, मतलब किसने दोबारा पैसा नहीं दिया इस टाइम पीरियड के अंदर, किसी को ये चाहिए, किसी को चाहिए कि पूरे साल का डेटा दिखाओ, तो क्या हुआ, अलग अलग चीज हो गई ना। तो एकदम से अगर इस क्वेरी का जवाब दे रहा है तो इस वाली क्वेरी का भी तुरंत जवाब दे सके, ये होती है लोचशील रिपोर्टिंग। ठीक है। मापनीयता, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मापनीयता काफी टाइम रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो मापनीयता का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट उसके हिसाब से, संगठन के हिसाब से चेंज होना। ठीक है ना, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है। तुरंत रिपोर्टिंग, ये समझ में आया ना मापनीयता, ये मैंने पहले सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हिसाब से, जैसे पेपर के हिसाब से मैंने आपको समझाया हुआ है ना। तुरंत रिपोर्टिंग, तुरंत रिपोर्टिंग मतलब इंस्टेंट रिपोर्टिंग। ये तो हो गया कि लोशल रिपोर्टिंग। लोशल रिपोर्टिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज का जवाब देने में सक्षम। ये हो गया इंस्टेंट। इंस्टेंट वो क्या करे, क्वेरी का जवाब दे दे। तो हमें जरूरत पड़ी, भाई भाई खाते से पहले उसको निकालेगा, हम ढूंढेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग होती है ना, तो तुरंत रिपोर्टिंग के कारण हमें इसकी जरूरत पड़ी। लेखांकन प्रश्न, देखिए लेखांकन प्रश्न का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न, जैसे अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कोई कहता है कि मुझे इतने टाइम पीरियड का डेटा चाहिए, कोई कहता है कि इसने अमाउंट नहीं फिल करा, उन लोगों का डेटा चाहिए, कोई इसी कह रहा है कि हमने इतने टाइम पीरियड में किस किस से पैसा लिया वो चाहिए। तो लेखांकन के प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट थे। डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न पे अगर बार बार हम वही खाता उठा के और इस टाइप से वो बनाएंगे, रिपोर्ट्स निकालेंगे, तो मैनुअली कितना टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। तो इसलिए लेखांकन के प्रश्न के लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ी, कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। शुद्धता, अब इसको तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्यूरेसी तो इसी के अंदर होगी, मैनुअली तो हम गड़बड़ कर सकते हैं ना। कागजी कार्य में कमी हो गई, भाई सारा डिजिटल हो गया। ऑनलाइन सुविधा, देखो ऑनलाइन सुविधा का क्या मतलब है, आपको हर चीज को कागज पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रिंट आउट, आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे देख लो। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑनलाइन सुविधा। नेक्स्ट है सुरक्षा। सुरक्षा के भी याद है, हमने तीन पढ़े थे, माप वो पढ़ा था ना, पासवर्ड वाला, अंकेशन और ये कूटनीति वाला। तो इन सारी आवश्यकताओं के कारण, ये सब चीजों के कारण हमें कंप्यूटरीकृत लेखांकन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा कि हम कैसे हस्तलिखित कंप्यूटर, हस्तलिखित जो अकाउंटिंग है वो कैसे कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर से डिफरेंट होती है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।